का वक्त था। शंभू अपने समर्थकों को साथ लेकर एक रैली निकाल रहा था। उसके साथ उसका वफादार साथी भीमा भी था। अरे भीमा, तुम्हें मेरे साथ रहते हुए 10 वर्ष से ज्यादा हो गए, लेकिन तुम अभी तक कुछ भी नहीं सीख पाए। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा नेताजी। अरे बेवकूफ, तुम मेरी रैली में आए हो, कम से कम नेताजी जिंदाबाद के नारे तो लगा ही सकते हो। तुम्हें देखकर और लोगों को भी जोश आएगा। रैली में और भी लोग जिंदाबाद के नारे लगाएंगे तो एक अलग ही माहौल बनेगा। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है नेताजी, लीजिए अभी नारे लगाता हूँ। इतना बोलकर भीमा जोर से बोला, नेता शंभू की जय हो, नेता शंभू की जय हो, कोई ना पड़े चक्कर में नेताजी की टक्कर में। भीमा को देखकर रैली में मौजूद और भी लोग नारे लगाने लगे। तभी उनकी रैली एक सुनसान उजड़ी हुई बस्ती से गुजरी। ये कैसी बस्ती है? क्या यहाँ के लोग घर से बाहर नहीं निकलते हैं? नेताजी, बस्ती के बारे में अजीबोगरीब अफवाहें मशहूर हैं। मुझे लगता है कि आप अपनी रैली इस बस्ती से ना निकालकर कहीं और से निकाल लीजिए। देखिए ना, यहाँ पर कैसा सन्नाटा फैला हुआ है। बकवास बंद करो भीमा। बोलो कि मुझे अभी विधायक बनना है, उसके बाद मुझे एमपी की भी तैयारी करनी है, और हो सकता है कि कल को मैं इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बन जाऊं। इसीलिए मुझे सभी लोगों को जानना बहुत जरूरी है। रैली इसी बस्ती से निकलेगी। भीमा ने न चाहते हुए भी रैली का रुख उस बस्ती की ओर मोड़ लिया, मगर जैसे ही उन सब ने उस बस्ती की ओर कदम रखा, अचानक देखते ही देखते घना अंधेरा छा गया। भीमा, ये क्या? ये अचानक दिन से रात कैसे हो गई? मैंने आपसे कहा था नेताजी कि यहाँ से मत चलिए, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। भीमा ने इतना कहा ही था कि तभी उस बस्ती के अंदर से अजीबोगरीब चेहरे वाले आदमी निकलकर उन सब के सामने खड़े हो गए। उन सब के खौफनाक चेहरे देखकर भीमा, शंभू और रैली में जितने भी लोग मौजूद थे, सब के सब बेहोश हो गए। इस हादसे के 3 दिन बाद अशोक एक 50 साल दबंग प्रवृत्ति का अपने गांव का प्रधान था। अशोक से उसके गांव और आसपास के गांव के लोग भी बहुत डरते थे। चुनाव करीब थे। अशोक चुनाव की तैयारी में जोरों शोरों से लगा हुआ था कि तभी उसके घर पर उसका दोस्त शंभू उसके पास आकर बोला, कैसे हो अशोक प्रधान? देख रहा हूँ चुनाव की तैयारी बहुत मेहनत से कर रहे हो। मैं तो राजनीति में आने के लिए तैयार ही नहीं था। मुझे तो हमेशा से गुंडागर्दी पसंद थी। राजनीति में तो तुम मुझे खींच लाए। और सुनाओ, यहाँ कैसे आना हुआ शंभू? तुम्हारी प्रधानी के दिन अब खत्म होने वाले हैं। क्या कहना चाहते हो तुम? यही कि अब तुम बड़े नेता बन गए हो। अब तुम्हें ये छोटे मोटे चुनाव नहीं लड़ने चाहिए। मेरी पार्टी ने तुम्हें विधायकी का टिकट देने का वादा किया है। ऊपर वाले से कुछ और मांगता तो शायद वो भी मिल जाता। मैं इसी सिलसिले के बारे में तुमसे बात करने के लिए आने ही वाला था। विधायकी का टिकट तो तुम्हें मिल गया अशोक, लेकिन एक बात याद रखना, मेरा नाम खराब मत करना। मैंने पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के बीच तुम्हारी बहुत तारीफ कर रखी है। फिक्र मत करो शंभू, तुम अच्छी तरह से जानते हो तुम्हारे दोस्त को हराने वाला आज तक कोई पैदा ही नहीं हुआ। अरे सामने वाले की जमानत जब्त न करवा दी तो मेरा नाम भी अशोक नहीं। सामने वाले की जमानत तो तब जब्त होगी ना अशोक, जब वो तुम्हारे खिलाफ खड़ा होगा। भीड़ जुटाने में तो हम दोनों मशहूर हैं शंभू, और फिर तुम कब काम आओगे? कुछ वक्त बाद शंभू वहाँ से चला गया। अशोक अपने घर से निकलकर अपने ड्राइवर से बोला, कालिया के घर चलो। अशोक कार के अंदर बैठ गया और ड्राइवर ने गाड़ी कालिया के घर की ओर दौड़ा दी। कालिया के घर पहुंचकर कालिया से बोला, कालिया, कुछ देर पहले शंभू मेरे पास आया था। उसने मुझे बताया कि उसकी पार्टी ने मुझे विधायकी का टिकट देने का फैसला किया है। क्या कहा आपने? कुछ देर पहले शंभू काका आपके पास आए थे? क्या कान से बहरे हो गए हो क्या? तुम तो ऐसे चौंक रहे हो जैसे कि मेरे पास शंभू नहीं बल्कि कोई भूत आया हो। बात वो नहीं है नेताजी,
उड़ती उड़ती कानों में खबर आई है कि शंभू काका और उनके साथी भीमा सहित 3 दिन से लापता हैं। और तो और उनकी रैली में जितने भी लोग शामिल थे वो सब भी। तुम्हारा दिमाग तो सही है कालिया। अगर शंभू 3 दिन से गुम है तो कुछ देर पहले मुझसे जो बातें करके गया है वो कौन था? लगता है रात में तूने ज्यादा ही चढ़ा ली है। नहीं नेताजी, अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो आप अभी इसी वक्त पुलिस स्टेशन चल के बात कर लीजिए। पुलिस स्टेशन तो मैं वैसे भी जाने वाला हूँ, इसीलिए तुम्हारे पास आया था। क्या है कि मुझे एक बड़ी सी रैली निकालनी है और उसके लिए पुलिस की परमिशन लेनी भी जरूरी होती है ना। नहीं तो खाम पुलिस वाले अपनी पुलिसगिरी झाड़ने के लिए आ जाएंगे। चलो मेरे साथ। कालिया अशोक के साथ उसकी कार में बैठकर सीधे पुलिस स्टेशन की ओर चला गया। पुलिस स्टेशन के बाहर कुछ कारें खड़ी हुई थीं। ये सारी कारें तो शंभू के पार्टी की नेताओं की हैं। लगता है ये सब भी रैली की परमिशन मांगने के लिए ही थाने आए होंगे। इतना बोलकर अशोक कालिया के साथ थाने के अंदर चला गया, मगर थाने के अंदर शंभू की बीवी को देखकर चौंक पड़ा। नमस्ते भाभी जी, आप थाने में क्या कर रही हैं? शंभू की बीवी अशोक से कुछ कहने ही वाली थी कि तभी वहाँ पर बैठा हुआ इंस्पेक्टर अभिमन्यु अशोक की ओर देखकर बोला, अच्छा हुआ कि तुम थाने आ गए अशोक प्रधान। कुछ देर बाद मैं वैसे भी तुम्हारे पास पूछताछ करने के लिए आने वाला ही था। मुझसे पूछताछ करने के लिए? सब कुछ ठीक तो है इंस्पेक्टर? तुम्हारा दोस्त शंभू 3 दिन से लापता है। उसके साथ ही साथ उसका साथी कालिया और रैली में बहुत से लोग भी जो कि उसके साथ थे। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? कुछ देर पहले शंभू मेरे घर पर आया था और उसने मुझे बताया था कि उसकी पार्टी ने मुझे विधायकी का टिकट देने के लिए वादा किया है। मैं इसी सिलसिले में एक बहुत बड़ी पार्टी का आयोजन करने वाला हूँ। उसी की परमिशन मांगने के लिए यहाँ पर आया हूँ। क्या तुम सच कह रहे हो? क्या सच में शंभू तुम्हारे पास आया था? तो आपको क्या लग रहा है मैं यहाँ पर आपसे मजाक कर रहा हूँ? जब तुम्हें विधायकी का टिकट मिलने ही वाला है तो तुम्हें पुलिस से परमिशन लेने की क्या जरूरत है? तुम जहाँ चाहे रैली निकाल सकते हो। बस इस बात का ध्यान रखना कि कहीं किसी भी समुदाय को नुकसान न पहुँचे। इंस्पेक्टर अभिमन्यु की बात सुनकर अशोक मुस्कुराता हुआ थाने से बाहर निकल आया। थाने से बाहर निकलकर उसने देखा कि शंभू की बीवी मुंह लटकाए उसकी ही ओर आ रही थी। भाभी जी, आपका चेहरा उतरा हुआ क्यों है? फिक्र मत करो, जीत आपके शौहर की ही होगी। अब तुम्हें क्या बताऊं अशोक, पिछले 3 दिन से इनका नंबर भी बंद आ रहा है और भीमा के घर पर भी ताला लगा हुआ है। पुलिस अपनी छानबीन कर रही है, लेकिन अभी तक इनका कुछ भी पता नहीं चला। भाभी जी, आपको क्या लग रहा है मैं थाने में मजाक कर रहा था? अरे वास्तव में कुछ देर पहले शंभू मेरे पास आया था। तो फिर उन्होंने अपना मोबाइल क्यों बंद रखा है? उन्हें इस बात की भी फिक्र होनी चाहिए कि उनकी गैर हाजिरी में मैं कितनी परेशान हो जाती हूँ। फिक्र मत कीजिए भाभी जी, देखिए ये चुनाव का चक्कर है। हो सकता है शंभू ने जानबूझकर लापता होने का नाटक किया हो, सामने वाली पार्टी को धोखा देने के लिए। अशोक की बात सुनकर शंभू की बीवी मुस्कुराते हुए बोली, तुम सही कह रहे हो। वैसे भी चुनाव में ये कब कौन सी अपनी चाल चलते हैं कुछ भी पता नहीं रहता। अशोक और शंभू की बीवी अपनी अपनी कार में बैठकर अपने घर चले गए। इधर थाने में इंस्पेक्टर अभिमन्यु सब इंस्पेक्टर धानी से बोला, धानी, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि चक्कर क्या है। मेरी एक बात समझ में नहीं आई सर, कि शंभू अपने समर्थकों के साथ 3 दिन से लापता है। इसके बावजूद आपने अशोक को रैली निकालने की परमिशन कैसे दे दी? तुम्हें अगर सच बताऊं धानी, तो अगर मेरा वश चले तो मैं अपनी पिस्तौल से शंभू और अशोक को गोली मार दूं। लेकिन कानून ने मेरे हाथ बांध रखे हैं। मैं दिल से चाहता हूं कि शंभू कभी वापस ना मिले, और मैं चाहता हूं कि यह अशोक भी उसी की तरह लापता हो जाए। कम से कम जनता को थोड़ा सुकून तो मिलेगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। ये कल के गुंडे जिन्होंने स्कूल की शक्ल भी नहीं देखी होती, नेता बनकर हम पुलिस वालों पर ऐसा रौब झाड़ते हैं जैसे कि इन्होंने हमसे ज्यादा पढ़ाई की हो। उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। आधी रात के वक्त अशोक अपने बिस्तर पर गहरी नींद में सो रहा था
कि तभी उसके घर का दरवाजा कोई जोर जोर से पीटने लगा। अशोक ने दरवाजा खोला। शंभू तुम? हाँ अशोक मैं। तुम मुझे देखकर इतना चौंक क्यों गए? क्योंकि सारे शहर में यही अफवाह है कि तुम अपनी रैली शायद कहीं गायब हो गए। लेकिन मैं जानता हूँ ये तुम्हारी सामने वाली पार्टी को फंसाने की कोई नई चाल होगी। अशोक की बात सुनकर शंभू रहस्यमय अंदाज में मुस्कुराने लगा। तभी अशोक की नजर भीमा और बहुत से लोगों पर पड़ी। यह सब कौन है? तुम्हें अभी और इस वक्त मेरे साथ चलना है अशोक। ये सब तुम्हारे लिए ही यहाँ पर आए हैं। हम सब तुम्हारी रैली धूमधाम से निकालेंगे। ये क्या कह रहे हो शंभू? अभी तो आधी रात का वक्त है। फिक्र मत करो अशोक, तुम्हारे ही इलाके के पास एक ऐसी बस्ती है जहाँ पर अगर तुम कुछ रुपए बांट दोगे तो उनका सारा का सारा वोट तुम्हारा हो जाएगा। और ऐसे काम रात के वक्त ही होते हैं। तो चलो मेरे साथ। ठीक है, तुम बाहर ही रुको, मैं अभी तैयार होकर आता हूँ। इतना बोलकर अशोक अपने घर के अंदर की ओर चला गया और कालिया को उठा दिया, जो कि आज उसके ही घर पर सो रहा था। क्या हुआ नेताजी? इतनी रात को मुझे क्यों उठा दिया? सब ठीक तो है? अशोक सारा मसला कालिया को बताने लगा। नेताजी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। लेकिन अशोक ने कालिया की बात नहीं सुनी। अशोक कालिया के साथ तैयार होकर शंभू के साथ चल पड़ा। अशोक ने देखा कि उसकी रैली में सभी लोगों के चेहरे पर एक अजीब सा मुर्दापन था। वो सभी अजीब सी हालत में चलते हुए आगे बढ़ रहे थे। कुछ ही वक्त में अशोक शंभू के साथ उस सुनसान बस्ती में खड़ा हुआ था, जहाँ पर सभी घर जले हुए थे। ये तुम मुझे कहाँ ले आए शंभू? क्या तुम्हें इस बस्ती के बारे में कुछ भी याद नहीं? तुम कहना क्या चाहते हो? अरे बेवकूफ, ये वही बस्ती है जिसे 5 साल पहले जलाने का हम दोनों को ठेका मिला था। अरे इस बस्ती में हम दोनों ने ही आग लगाई थी और देखते ही देखते वो आग पूरी बस्ती में फैल गई थी और सभी लोग जिंदा जलकर मर गए थे। पुलिस आज तक इसके बारे में छानबीन कर रही है, तो मुझे यहाँ क्यों लेकर आए? अशोक ने इतना कहा ही था कि तभी उस बस्ती से खौफनाक लाशें अशोक के सामने आकर खड़ी हो गईं। अचानक अशोक के बगल में खड़ा हुआ शंभू और भीमा का चेहरा भी बहुत भयानक हो गया। मैंने आपसे कहा था नेताजी, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। तभी उस बस्ती से एक जला हुआ मुर्दा बोला। 10 साल पहले इस बस्ती से एक बड़े नेता की रैली निकली थी। हमने उस नेता से इस बस्ती के विकास की बात की थी और उसने इसी बात से क्रोधित होकर तुम दोनों को हमारी बस्ती के लोगों को सबक सिखाने का ठेका दिया। उस समय तुम दोनों मामूली गुंडे थे और तुम दोनों ने चापलूसी से इस पूरी बस्ती में आग लगा दी। तब से इस बस्ती से किसी भी नेता की अगर कोई भी रैली गुजरती है तो वो मौत की रैली में बदल जाती है। हम उनमें से किसी को भी जीवित नहीं छोड़ते हैं और तुम्हें तो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। मुझे माफ करना मेरे दोस्त, हम दोनों ने सारे बुरे काम साथ साथ मिलकर किए हैं जो इन सब ने मुझे मेरी रैली के साथ खत्म कर दिया। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं सजा का अकेले हकदार नहीं था, इसीलिए मैं तुम्हें भी यहाँ अपने साथ ले आया। तभी वो जला हुआ आदमी खौफनाक अंदाज में अपना मुंह फाड़कर चीखने लगा। उसके मुंह के अंदर से सैकड़ों भयानक कीड़े निकलकर बाहर आ गए और वो कीड़े शंकर और भीमा के जिस्म के ऊपर चिपक गए। वो कीड़े दोनों के चेहरों के चारों ओर के मांस को खाने लगे। वो दोनों चीखते हुए मौत के घाट उतर गए। अगली सुबह भीना, कालिया, शंभू और उसके समर्थकों की लाशें उस बस्ती की सीमा पर बड़ी ही खतरनाक दुर्दशा में पाई गई। सब इंस्पेक्टर धानी इंस्पेक्टर अभिमन्यु की ओर देखकर बोली, आपके मन की मुराद पूरी हो गई है सर। मुझे यही शक था धानी कि ये दोनों मूर्ख किसी बस्ती के आसपास आए होंगे। पिछले 10 सालों से इस बस्ती के आसपास जिस किसी भी नेता की रैली मंडराती है वो नेता रैली सहित गायब हो जाता है।
और कुछ दिनों बाद उनकी लाशें हमें यहीं पर मिलती हैं। अब रिपोर्ट में क्या लिखेंगे सर? कुछ नहीं, इनकी हत्या की छानबीन का नाटक करेंगे और इनकी फाइलें बंद कर देंगे। और इंस्पेक्टर अभिमन्यु ने ऐसा ही किया।